नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं एसपी राठौर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट शिक्षा पर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं एक टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा जिसकी पूरी स्टडी करेंगे हम, उसके बाद हम बात करेंगे उसके क्वेश्चंस की यानी एमसीक्यूज की, तो वो देखेंगे। तो अभी में हम देखते हैं उससे संबंधित प्रश्न क्या हैं। चूंकि टॉपिक पढ़ा था हमने 1857 की क्रांति, आज उसके प्रश्नों के बारे में बात करते हैं, किस तरीके के प्रश्न उससे रहते हैं। और इसी के साथ एक बात और कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए इसको। थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखते हैं 1857 की क्रांति का पहला प्रश्न क्या बन के आता है। तो हमारा पहला सवाल है कि 1857 की क्रांति के जो समय की बात हो रही है, तो 1857 की क्रांति और 1857 की क्रांति का जो हमारा पहला सवाल है, वो सवाल आप देखिए बोर्ड पर आपको नजर आ रहा होगा। 1857 की क्रांति की शुरुआत किस दिन हुई थी, ये सवाल है। किस दिन 1857 की क्रांति हुई, इसका सवाल का जवाब सही क्या होगा। तो देखिए 1857 की क्रांति, एक तो मंगल पांडे की कहानी है, दूसरी 1857 की क्रांति जो सिपाही विद्रोह की शुरुआत हुई है उससे संबंधित है ये प्रश्न, और इसका सही उत्तर होगा 10 मई 1857 को। कब होगा? 10 मई 1857। कब? 10 मई 1857। कहां पर होती है इसकी शुरुआत? मेरठ में। 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाही विद्रोह की शुरुआत होती है, क्रांति की शुरुआत होती है। याद रखिए, इसके साथ में आपको यह भी पता होना चाहिए, क्या चीज और पता होनी चाहिए, क्रांति की निश्चित तारीख कौन सी थी। जो तारीख निश्चित की गई थी वो क्या थी, निश्चित क्या की गई थी, यानी क्रांति की एक योजना थी, उस योजना में निश्चित तारीख की गई थी 31 मई 1857 को। लेकिन क्रांति किस दिन हुई है? क्रांति हो गई है मेरठ में 10 मई 1857 को, जब मेरठ के सिपाहियों ने क्या किया है, अपने साथियों को, जो सिपाही अंग्रेजों ने बंदी बना लिए थे, जिन्होंने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था, उनको छुड़ाया और वो उनको लेकर के अपने साथ कहां चले गए? दिल्ली चले गए थे। ठीक है, तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि अगला सवाल है हमारा। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, कौन सा है, बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा? हमने इस बारे में बात करी थी 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारण की। तात्कालिक मतलब एक इंस्टेंट कारण था, एक घटना के अंजाम देने के लिए घटना होनी थी उस समय, और वो क्या हुई घटना? उस इंस्टेंट कारण था अंग्रेजों द्वारा अवध को अपने में मिला लेना। जी नहीं, अवध को मिलाया गया है 1856 में विलय किया गया था, जबकि क्रांति हुई है 1857 में। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा सैनिकों का युद्ध के लिए समुद्र पार जाना अनिवार्य किया जाना एक इनलिस्टमेंट एक्ट बनाया था अंग्रेजों ने, जिसमें भारतीय सिपाहियों से इस बारे में बात की जाती थी, मतलब उनसे इस बात बॉन्ड भरवा लिया जाता था कि आप भारत में, भारत ही नहीं समुद्र पार कहीं पर भी, जहां पर भी ब्रिटिश हुकूमत है वहां उनकी सेवा देने के लिए जाएंगे। तो ये भी था, लेकिन पूछ रहा है कि कौन सा तात्कालिक कारण था? सती प्रथा का अंत। सती प्रथा का अंत तो था, किया गया था, ये भी एक कारण है, लेकिन ये तात्कालिक नहीं है, ये एक सामाजिक कारण के रूप में उभर के आता है। हमें बात हो रही है यहां पर तात्कालिक कारण की। तो तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। इसका सही उत्तर क्या होगा? चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूस ही वो घटना थी जो तात्कालिक कारण सिद्ध हुई 1857 की क्रांति का, जिसमें चर्बी का प्रयोग किया जा रहा था, गाय की चर्बी का जो कारतूस होते थे, या फिर सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जा रहा था। किसमें प्रयोग किया जा रहा था? एनफील्ड राइफल थी, जो कि अंग्रेजों ने नई एनफील्ड राइफल लेकर के आए थे, जिसमें कारतूस का प्रयोग होता था, और उस कारतूस में किस चीज का प्रयोग हो रहा था? गाय की चर्बी का और सुअर की चर्बी का, इनकी चर्बी का प्रयोग हो रहा था, जिस कारण से हम देखते हैं कि ये तात्कालिक घटना के रूप में हमारे सामने आती है 1857 की क्रांति के लिए। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित किस बटालियन में से किस बटालियन में सिपाही विद्रोह की, देखिए निम्नलिखित में से किस बटालियन में सिपाही विद्रोह की शुरुआत हुई, ये है हमारा सवाल। तो सिपाही विद्रोह की शुरुआत किस बटालियन में हुई थी? ये बात हो रही है मेरठ की। कहां की बात हो रही है? मेरठ की। मेरठ में सिपाही विद्रोह की शुरुआत जिस बटालियन में हुई थी, वो बटालियन कौन सी थी? वो थी 20वीं IN, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे, जिन्होंने मेरठ में सिपाही विद्रोह की घटना को अंजाम दिया था।
तो इसका आंसर आप समझ गए होंगे क्या होगा 20वीं। इसके कई सारे एस्पेक्ट्स मिलते हैं देखने को, वो बाद में हम अगले क्वेश्चंस में भी देखेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, और वो अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल तथा इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? भारत का गवर्नर 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? और बात हो रही है किसकी? समय भारत का गवर्नर जनरल, और साथ में प्रश्न में पूछा है कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। जब मैंने आपको क्लास करवाई थी 1857 की क्रांति, तो इन दोनों के विषय में मैंने बताया था आपको कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था जब 1857 की क्रांति हुई, और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे। तो याद रखिए, उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग, और उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे पामस्टन। कौन थे? पामस्टन। इन दोनों ने ही भारत में हुई 1857 की क्रांति को दबा दिया था। कौन है ये? लॉर्ड कैनिंग और पामस्टन। लॉर्ड कैनिंग जो कि बाद में क्या बनते हैं? लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय भी बनते हैं, भारत के पहले वायसराय बनते हैं ये 1857 की क्रांति के बाद। क्योंकि क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंत होगा और किसकी शुरुआत होगी? ब्रिटिश शासन की प्रारंभ हो जाएगा। जब वो प्रारंभ होगा तो जो गवर्नर जनरल है उसके पास वायसराय की शक्तियां भी आ जाएंगी। यानी वायसराय का मतलब होता है ब्रिटिश महारानी का शासन था शुरू हो जाएगा भारत पर, तो ब्रिटिश महारानी के एजेंट या प्रतिनिधि के रूप में लॉर्ड कैनिंग यहां पर काम करेगा, गवर्नर जनरल यहां पर काम करेगा। इसलिए उस पद को ही कहा जाता है जो ब्रिटिश महारानी का प्रतिनिधित्व करता है, उसे कहा जाता है वायसराय। तो भारत के उस समय 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे लॉर्ड पामस्टन। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल है हमारा कि मंगल पांडे का संबंध सेना के किस बटालियन से था? मंगल पांडे का संबंध सेना की किस बटालियन से था भाई? तो मंगल पांडे का संबंध सेना की किस बटालियन से था? तो मंगल पांडे, ये प्रश्न कई परीक्षाओं में एसएससी 10+2 और आपके टेट सी टेट हर तरीके की परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसको बहुत अच्छे से आप याद रखिए। इस प्रश्न को याद रखना है आपको कि मंगल पांडे का संबंध सेना की किस बटालियन से था। तो बटालियन पूछ रहा है मंगल पांडे की। मंगल पांडे की बटालियन थी 34वीं ब्रिटिश नेटिव इन्फेंट्री। तो 34वीं ब्रिटिश नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे मंगल पांडे, जिन्होंने 29 मार्च 1857 को क्या किया है? बैरकपुर में। कहां की बात हो रही है? बैरकपुर में। यह भी पूछ लिया जाता है कि मंगल पांडे ने घटना को अंजाम किस तिथि को दिया, तो वो थी 29 मार्च की। और ये घटना कहां पर हुई थी? बैरकपुर में। बैरकपुर कहां पर है? बंगाल में। आई होप आपको याद रहेगा, बहुत अच्छे से याद रखिए इन सब बातों को कि 29 मार्च को मंगल पांडे ने घटना को अंजाम दिया है। बैरकपुर का है सिपाही, और मंगल पांडे बंगाल की बैरकपुर में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे, जिन्होंने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था। और आपको पता होगा कि कैप्टन बाग और ह्यूस्टन को इन्होंने गोली मार दी थी, जिसमें आपके कैप्टन बाग की मृत्यु हो गई थी गोली लगने के कारण, जिसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और गिरफ्तार करने के बाद मंगल पांडे के बारे में यह भी आपको याद रखना चाहिए कि मंगल पांडे की उसके बाद क्या हुआ है? 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। यह बात भी आपको पता होनी चाहिए। कहां पर दे दी गई थी? बैरकपुर में ही। फांसी भी कहां पर हुई है? बैरकपुर में हुई है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं हम। अगला सवाल है हमारा कि 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण क्या था? यहां प्रश्न किया जा रहा है कि 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण क्या था। तो 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण क्या है? तो 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण देख लेते हैं क्या है। मैंने इसमें आपको बताया भी था, मैंने जब 1857 की क्रांति कराई थी तो ये बताया था कि इस क्रांति के कुछ सामाजिक कारण थे, कुछ आर्थिक कारण थे, कुछ राजनीतिक कारण थे और एक तात्कालिक कारण था। यहाँ बात हो रही है राजनीतिक कारण की। तो 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण क्या है? तो राजनीतिक कारण के विषय में देखिए क्या होगा इसका आंसर। तो राजनीतिक कारण आप लोगों को बताया था मैंने। क्या है राजनीतिक कारण? डलहौजी का व्यपगत का सिद्धांत। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? डलहौजी का व्यपगत का सिद्धांत या डलहौजी की विलय की नीति। डलहौजी की विलय की नीति इसमें बहुत ज्यादा रोल निभाया था, क्योंकि इस नीति में ही तो कहा गया था कि रियासतों का विलय कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा?
रियासतों का विलय कर लिया जाएगा। इस नीति का ये उद्देश्य था और इसमें कहा गया था यदि कोई रियासत अपने बिना उत्तराधिकारी के कोई राजा मर जाता है तो उसकी रियासत को ब्रिटिश हुकूमत में शामिल कर लिया जाएगा, ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाएगा। ये इस व्यपगत सिद्धांत में था, व्यपगत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। क्या है ये? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो इसी पॉलिसी में आप देखते हैं कि 1848 में आप देखिए सबसे पहले सतारा का विलय किया गया था। इसमें कई बार पूछा गया सबसे पहली रियासत कौन सी थी जिसका व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया था ब्रिटिश शासन में, तो वो थी सतारा। कौन सी रियासत है? सतारा। और सबसे अंतिम रियासत थी जो कि 1856 में विलय की गई थी, अवध की। अवध की रियासत वो अंतिम रियासत थी जिसको कि व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया था। उसके बाद 1857 की क्रांति हो जाएगी और 1858 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जब समाप्त हो जाएगा, ब्रिटिश हुकूमत जब प्रारंभ हो जाएगी भारत पे पूरी तरह से, तो आप देखेंगे कि ये नीति त्याग दी जाएगी। 1857 में ये नीति त्याग दी जाएगी, डलहौजी की व्यपगत का सिद्धांत। तो इसके ये एक राजनीतिक कारण है बहुत बड़ा। आप जानते हैं कई राजाओं ने इसीलिए, अब चाहे वो झांसी हो, चाहे आपके नाना साहब हों, ये सब किस लिए विद्रोह करेंगे? चाहे आपके जगदीशपुर के हों, तमाम लोग रियासतों के विलय के कारण ही अपनी रियासतों को बचाने के लिए 1857 के विद्रोह में शामिल होंगे। तो यहां पर आंसर आपको मिल गया होगा, व्यपगत का सिद्धांत और इससे जुड़ी हुई जितनी बातें हो सकती थी संभव मैंने आपको बता दी हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा इस चीज को लेकर के। अगले सवाल पर बढ़ते हैं और अगला सवाल हमारा है कि इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से कौन कर रहा था? 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? यहां पर इलाहाबाद में बात हो रही है। कहां पर बात हो रही है? इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद में बात हो रही है। इलाहाबाद में नेतृत्व कौन कर रहा था? हमने अपनी क्लास में इसको देखा था। आप लोग उस क्लास को, अगर जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वो क्लास भी देख सकते हैं पूरी। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा खान बहादुर खान, लियाकत अली, रानी लक्ष्मीबाई। तो इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व कौन करेंगे? इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति हैं लियाकत अली। कौन विद्रोह का नेतृत्व करते हैं? लियाकत अली करते हैं। आपको बता दूं कि रानी लक्ष्मीबाई जो विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी, ये कर रही थी आपके झांसी में, ठीक है, और बेगम हजरत महल कर रही थी अवध यानी कि लखनऊ में। अवध यानी कि लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं और अगला सवाल है हमारा कि बाबू कुंवर सिंह कहां के जमींदार थे? बात हो रही है बाबू कुंवर सिंह कहां के जमींदार थे? बाबू कुंवर सिंह कहां के जमींदार थे? तो बाबू कुंवर सिंह जमींदार थे जगदीशपुर के, जगदीशपुर बिहार। जगदीशपुर बिहार के जमींदार हैं कौन? बाबू कुंवर सिंह, जिन्होंने जगदीशपुर यानी बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किया था। बिहार में एक जगदीशपुर जगह है, आरा में है ये जगह, आरा डिस्ट्रिक्ट में, और जगदीशपुर की रियासत थी जिसे बाबू कुंवर सिंह ने विद्रोह किया था। और सबसे जो बड़ा विद्रोह है वो इन्हीं का विद्रोह है कि इन्होंने अंग्रेजों को लगभग 5 बार विद्रोह में हरा था, शिकस्त दी थी। और इनके एक भाई और थे यहाँ पर, याद रखिएगा, जगदीशपुर में एक और हैं, बिहार में एक और हैं, इनके भाई थे अमर सिंह, ये भी इनके साथ में थे। तो कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन में आपको कुंवर सिंह न मिले, पूछ ले कि भाई बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो अगर ऑप्शन में आपको कुंवर सिंह नहीं मिलता है तो याद रखिए अमर सिंह इनके भाई थे। जब बाबू कुंवर सिंह की डेथ हो जाती है तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद में अमर सिंह इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान करेंगे। ठीक है, इसको अगले क्वेश्चन को देखते हैं फिर हम। अगला सवाल है हमारा, और ये अगला सवाल है आपके सामने कि फैजाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? कहां की बात हो रही है? फैजाबाद। तो फैजाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया है? कौन कर रहा था फैजाबाद में? तो फैजाबाद में थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। फैजाबाद में कौन है? फैजाबाद में है मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, इस चीज को भी आपको याद रखना है। इस प्रश्न को भी कुंवर सिंह बिहार में हो ही गए, इलाहाबाद में लियाकत अली हो गए, बरेली में अजीमुल्ला थे। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रश्न की जो कहां पर है, ये फैजाबाद, और फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला शाह जो कि 1857 की क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व करते हैं फैजाबाद में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा कि 1857 की क्रांति के विषय में किसने यह कहा था कि यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच में युद्ध था? बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध की संज्ञा किसने दी 1857 की? कोई भारतीय तो देगा नहीं, अंग्रेज ही देंगे, ये बात तो क्लियर है कि किसी अंग्रेज ने ही कहा होगा। लेकिन वो किस अंग्रेज ने ये बात कही थी कि 1857 की कोई क्रांति नहीं थी, बल्कि यह बर्बरता, यानी बर्बर का मतलब होता है बहुत मतलब असभ्य लोग,
अनपढ़ लोग, जो मतलब क्रूर लोग, ऐसा बताया गया था और सभ्य बताए गए थे अंग्रेजों को, और भारतीयों को एकदम बर्बर बताया गया था, भारतीय सिपाहियों को। तो बात हो रही है ये किसने कहा था? हम लोगों को असभ्य कह रहे हैं और खुद को सभ्य कह रहे हैं। कहने वाले ये व्यक्ति हैं टी.आर. होम्स। इन्होंने ही कहा था कि ये कोई क्रांति नहीं थी, ये कोई स्वतंत्रता का संग्राम नहीं था, बल्कि बर्बरता एवं सभ्यता के बीच में युद्ध हो रहा था। तो ये इसका आंसर होगा टी.आर. होम्स। सावरकर वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था आपके सावरकर। सावरकर यानी कि बी.डी. सावरकर ने। लेकिन इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर होगा टी.आर. होम्स। बाल गंगाधर तिलक की अलग कहानी है, टेलर का अलग कुछ मत है इसके बारे में। तो हम बात कर रहे हैं किसने बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध कहा है, तो ये है टी.आर. होम्स। सावरकर ने तो ये कहा था भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 1857 की क्रांति के विषय में किसने कहा था कि यह धर्मांधों के विरुद्ध युद्ध, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है। ठीक है, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध किसने बताया है? धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध किसने बताया है इसको? तो धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध इसको बताया है आपके एल.आर. रीड्स ने। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? एल.आर. रीड्स। इन्होंने कहा कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है। यह हमने अपनी क्लास में भी डिस्कस किया है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगले सवाल पर आते हैं और अगला सवाल है कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? कहां से बात हो रही है? कानपुर से। तो कानपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा है, इसको देख लिया जाए। तो ये कौन है जो कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे हैं, क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं? कानपुर में दो लोग हैं, एक है नाना साहब, और कौन है? नाना साहब के अलावा कौन है? देखिए, नाना साहब और इनके साथ में एक और व्यक्ति हैं तात्या टोपे। कौन है? तात्या टोपे। नाना साहब है, नाना साहब के अलावा और कौन है? तात्या टोपे भी हैं। तात्या टोपे। ठीक है ना, अगर आपको सही से नहीं दिख रहा हो तो याद रखिए नाना साहब हैं कहां पर? कानपुर। ये कहां रहते हैं नाना साहब? कानपुर में एक जगह थी बिठूर। मैंने आपको बताया था, क्लास में बात हुई थी कि पेशवा बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने पेंशन दे करके बिठूर में भेज दिया था, पेशवाई का पद समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद ये बिठूर में ही रह रहे हैं, इनको पेंशन मिलती है। उनका एक दत्तक पुत्र है नाना साहब, नाना साहब को भी वो पेंशन मिलती है, लेकिन अंग्रेजों ने दत्तक पुत्र को बाद में, चूंकि व्यक्तिगत का सिद्धांत लागू हो गया था, तो पेंशन देने से मना कर दिया है। ये अपनी पेंशन बढ़वाना चाहते हैं और इनके साथ रहने वाले व्यक्ति हैं तात्या टोपे, जो कि कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि द ग्रेट रिवेलियन पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम है द ग्रेट रिवेलियन। द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक के लेखक हैं आपके अशोक मेहता। द ग्रेट रिवेलियन पुस्तक किसने लिखी है? और इस पुस्तक के लेखक हैं अशोक मेहता। अशोक मेहता ने ये पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द ग्रेट रिवेलियन। 1857 की क्रांति के संबंध में ही ये पुस्तक लिखी गई है। 1857 की क्रांति के संबंध में लिखी ये पुस्तक द ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता की किताब है। अशोक मेहता ये वही व्यक्ति हैं जो बाद में पंचायती राज की जो समिति बनती है 1977 में, उस समिति के अध्यक्ष भी थे अशोक मेहता, जिन्होंने पंचायती राज को 2 स्तर पर बनाने की बात कही थी। ठीक है, तो अगली बात पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और अगला सवाल भी बड़ा ही रोचक मनोरंजक है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह का नेता नहीं था? ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्यों है? देखिए, क्यों है ये प्रश्न का सही बहुत अच्छा? क्योंकि आपको लगेगा कि भाई सब तो क्रांतिकारी हैं, रानी लक्ष्मीबाई क्रांतिकारी हैं, भगत सिंह क्रांतिकारी हैं, नाना साहब क्रांतिकारी हैं, बख्त खां क्रांतिकारी हैं, तो फिर इसका सही उत्तर क्या होगा? लेकिन पूछ रहा है कि 1857 की क्रांति के विद्रोह के समय का नेता नहीं है, उस समय का नेता नहीं है। तो उस समय के नेता कौन नहीं है? भगत सिंह। भगत सिंह जो हैं आपके, ये HSRA एक संस्था बनी थी जिनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी क्रांतिकारी आंदोलन में ही। भगत सिंह उसके नेता हैं जिन्होंने, भगत सिंह ने सैंडर्स को गोली मारी है। यानी सैंडर्स को गोली मारने के कारण ही भगत सिंह को 1931 में फांसी दी गई है और बात हो रही है 1857 की। तो आप समझ सकते हैं कि ये 1857 की क्रांति के समय के नेता नहीं है। बख्त खां कहां पर हैं? बख्त खां दिल्ली में है। बख्त खां दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। नाना साहब कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व करते हैं और आपके रानी लक्ष्मीबाई झांसी में है। ठीक है,
तो इसमें भगत सिंह ही ऐसे हैं जो कि 1857 की क्रांति के समय नहीं थे, इनका तो उस समय जन्म भी नहीं हुआ था। ठीक है, तो अगले सवाल पे आते हैं और अगला सवाल है हमारा, वो सवाल ये है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध नहीं माना है? माना तो बहुतों ने नहीं है, बात हो रही है इनमें से किसने नहीं माना है, या फिर वो कौन भारतीय थे जिन्होंने विद्रोह को 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध नहीं माना है। तो इसका सही उत्तर है आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार के विषय में मैं आपको बताऊं, जब 1957 में 1857 की क्रांति को, यानी कि 1957 की बात है, 1957 में 1857 की क्रांति को जब 100 वर्ष पूर्ण हुए तो भारत सरकार ने एक समिति बनाई थी, आरसी मजूमदार उसके अध्यक्ष थे, जो कि 1857 की क्रांति का इतिहास लिखने के लिए बनाई गई थी। परंतु आरसी मजूमदार का उस समिति के साथ में विवाद हो गया तो इन्होंने उससे त्याग पत्र दे दिया। इन्होंने बाद में अपनी अलग बुक भी लिखी थी। तो ठीक है, तो इन्होंने मानने से इनकार कर दिया था कि यह भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम या प्रथम युद्ध था ही नहीं। तो हम ऐसे व्यक्ति के साथ काम कैसे कर सकते हैं जो हमने इतने मन से, इतने तन मन धन, सैकड़ों लोग, हजारों लोग उस क्रांति मारे गए और ये कह रहे हैं कि कोई क्रांति ही नहीं थी। तो उनके साथ में हमने काम नहीं किया। बाद में भारत सरकार ने जो समिति बनाई थी उसके अध्यक्ष बने थे एसएन सेन। ये सरकारी इतिहासकार थे 1857 की क्रांति के, सरकारी इतिहासकार हैं। ये प्रश्न भी पीसीएस में जरूर पूछा गया है और किसी एग्जाम में तो मैंने अभी नहीं देखा है। ठीक है, तो एसएन सेन कौन है? सरकारी इतिहासकार थे और इन्होंने 1857 करके एक बुक भी लिखी थी। ये सरकारी इतिहासकार हैं 1857 की क्रांति के। बाद में इन्होंने ही इस 1857 की क्रांति को 1957 में लिखा है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं अब। और अगला सवाल है हमारा कि 1857 की क्रांति के सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुआ? तो 1857 की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या होता है? तो 1857 की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुआ? तो यह सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या निकल के आता है? तो यहां पर देखिए, भारतीय सेनाओं की कमजोरी प्रकट हो गई। ये तो सही बात है कि ठीक है, कमजोरी प्रकट हो गई, लेकिन महत्वपूर्ण परिणाम क्या निकला, रिजल्ट क्या है इसका? तो अंग्रेजों का भारत छोड़ के चले जाना। अगर अंग्रेज चले गए होते तो फिर बात ही क्या थी, 1947 तक तो हमें लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती इनसे। ठीक है, भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। बिल्कुल सही बात है। सुभाष चंद्र बोस एक क्रांतिकारी के रूप में उभरे। सुभाष चंद्र बोस एक क्रांतिकारी के रूप में बहुत बाद में जाके उभरते हैं, 1900 आपके खासकर 1942-43 में, जब या फिर 1938-39 में जब वो एक क्रांतिकारी के रूप में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में आगे बढ़ते हैं तब। लेकिन यहां बात हो रही है 1857 के समय की। तो सबसे बड़ा परिणाम क्या निकल के आता है कि भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी, यहां पर याद रखना है कि 1857 की क्रांति के बाद कंपनी के शासन का अंत हो गया। कंपनी के शासन का अंत हो गया। तो कंपनी के शासन का अंत हो गया, लेकिन ब्रिटिश क्राउन का शासन प्रारंभ हो गया। ब्रिटिश क्राउन का शासन प्रारंभ हो गया था भारत पर। तो ये है इस प्रश्न का सही उत्तर, आंसर इज सी। भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैंने इसमें क्लास में भी चर्चा कर चुके हैं इसकी। अगले सवाल पे आते हैं और अगला सवाल है हमारा कि किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ? पूछ रहा है वो वर्ष कौन सा था जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया है। वो कौन सा वर्ष है जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया? तो याद रखिए 1857 की क्रांति हुई है और 1857 की क्रांति के बाद 1858 में क्या हुआ है? अब 1955 में नहीं हुई है, 1956 में नहीं हुई है, क्रांति हुई 1857 में। तो परिणाम निकल के उसके बाद आता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ 1858 में विक्टोरिया घोषणा पत्र के साथ। किसके साथ? विक्टोरिया घोषणा पत्र आया है और इसी के साथ ही कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था भारत में। क्लियर है? यानी 1858 इस प्रश्न का उत्तर होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कई बार ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं जिनका उत्तर इनमें से कोई भी नहीं होता है। तो घबराना नहीं है, बस आपको पूरी थ्योरी अच्छे से पता होनी बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं और अगला सवाल है हमारा कि 1857 की क्रांति की असफलता के बाद किसे रंगून भेज दिया गया है? तो 1857 की जो क्रांति हुई है उसकी असफलता के बाद किसे रंगून भेज दिया गया था? रंगून भेज दिया गया है किसी को। रंगून कहां पर है? ये इस बारे में बात हो चुकी है। बर्मा, जो कि अभी में म्यांमार के नाम से जाना जाता है, इसकी तत्कालीन राजधानी थी, उस समय की राजधानी थी रंगून।
और रंगून भेजा गया था। उस समय क्रांति भारत में मुगल बादशाह रहे बहादुर शाह द्वितीय को, जिन्हें आप जफर के नाम से जानते हैं, जहां रंगून में ही बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नाना साहब नेपाल भाग गए थे भाई, ये तो खुद ही नेपाल चले गए थे। बाबू कुंवर सिंह की डेथ हो गई थी। तात्या टोपे को ग्वालियर में तोप से उड़ा दिया गया था, फांसी नहीं हुई थी तात्या टोपे को, तो तोप के आगे रख करके उड़ा दिया गया था। बहुत बड़ी ही नृशंस हत्याएं हैं इस तरीके की। तो याद रखिए, बहादुर शाह द्वितीय वो व्यक्ति थे जिन्हें जफर को रंगून भेज दिया गया था 1857 की क्रांति के बाद। अगले सवाल पे आते हैं हम, और अगला सवाल है हमारा कि 1857 की क्रांति के बाद किसने बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के मकबरे के पास से गिरफ्तार किया था? किसको गिरफ्तार किया जा रहा है? यहां पर गिरफ्तार किया जा रहा है बहादुर शाह द्वितीय को, यानी कि जफर को गिरफ्तार किया जा रहा है। किसको? जफर को गिरफ्तार किया जा रहा है। और गिरफ्तार पूछ रहा है कि किसने किया था गिरफ्तार? लॉर्ड कैनिंग उस समय के गवर्नर जनरल थे। ये उस समय इलाहाबाद में रहकर क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। करजन तो ये बहुत बाद के हैं, ये बंगाल विभाजन के समय के हैं। बंगाल विभाजन किया था इन्होंने क्या किया है? बंगाल विभाजन 1905 में, इनका 1857 से कोई लेना देना नहीं है। विलियम बेंटिक वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 1929 में सती प्रथा को समाप्त किया था, और ये भी उस समय के नेता नहीं हैं। तो बचे कौन? हडसन। वैसे भी मैंने आपको क्लास में भी इसमें डिस्कशन किया था कि हम लोग, अगर जिन लोगों को लगता है कि क्लास का डिस्कशन की बात हो रही है बार बार, तो वो क्लास का वीडियो देख सकते हैं, वहां पर इन सबको बहुत अच्छे से समझाया और बताया गया है। हडसन, मैंने आपको बताया था वहां पर कि जो दिल्ली है, दिल्ली में क्या हुआ है, दिल्ली में क्या हो रहा है? दिल्ली में हो ये रहा था कि दिल्ली में दो लोग विद्रोह को दबाने के लिए पहुंचे थे। एक पहुंचे थे निकलसन और एक पहुंचे थे हडसन। निकलसन की डेथ हो जाएगी, इनकी मृत्यु हो जाएगी वहां पर विद्रोह को दबाते समय, या विद्रोह को विद्रोही सिपाहियों से लड़ते हुए इनकी डेथ हो जाएगी। और हडसन बचेंगे। बहादुर शाह जफर, एक परीक्षा में प्रश्न पूछा था कि बहादुर शाह जफर जो थे उनको कहां से गिरफ्तार किया गया था? तो ये भी आप याद रखिए कि बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया था, और गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति थे हडसन। कौन है? हडसन। ठीक है, तो अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है। अमूमन तो ये बहुत पहले ये प्रश्न पूछा जाता था, अब ये शायद प्रश्न बहुत कम कर दिया गया है, ये मैंने तो नहीं देखा फिलहाल में, लेकिन फिर भी आप याद रखिए कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम था क्या? तात्या टोपे का वास्तविक नाम, जो तात्या टोपे नाना साहब के जो सिपह सालार हैं उनकी बात हो रही है, और इनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग होगा। व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये व्योमेश WC की बात हो रही है, WC बनर्जी की, व्योमेश चंद्र बनर्जी की, ये कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ये INC के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे ये। ठीक है, ये तो प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, मंगल पांडे, ये बैरकपुर में विद्रोह करने वाले सिपाही हैं, जो कि सबसे पहले जिनकी बलि चढ़ी इस घटना में। सचिंद्र सान्याल HRA एक संस्था बनेगी 1924 में, ये उसको बनाने में उसमें शामिल थे ये। ठीक है, 1924 में सचिंद्र सान्याल, जिनको काकोरी कांड में बाद में फांसी दे दी जाएगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा कि इनमें से कौन सा 1857 की क्रांति का कारण नहीं था? कारण पूछ रहा है कि कौन सा 1857 की क्रांति का कारण ही नहीं था। हमने कारणों पर पहले भी चर्चा कर ली है, आज हमें देख लेते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो कारण नहीं था नाना साहेब का पेंशन बंद करना, ये एक कारण था। बंगाल का विभाजन, क्या ये कारण था? डलहौजी की हड़प नीति, ये भी कारण था। बहादुर शाह जफर का अपमान किया गया था, ये भी एक कारण था। नाना साहब की पेंशन को बंद करना, ये भी एक कारण था। लेकिन बंगाल का विभाजन 1857 की क्रांति का कारण नहीं था, क्योंकि बंगाल का विभाजन 1905 में करजन द्वारा किया गया था। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ है, ये बंगाल का विभाजन करजन द्वारा 1905 में किया गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो कि क्रांति का कारण नहीं है। या फिर कई बार पूछ लेता है कि भाई जैसे भी सवाल पूछे कि बंगाल का विभाजन कब हुआ, तब भी पता होगा 1905 में हुआ। किसने किया? करजन ने किया, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगले सवाल पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारा कि झांसी में विद्रोह को दबाने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? झांसी में विद्रोह को दबाने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन है? तो झांसी में विद्रोह को दबाने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन है? ह्यूरोज। कौन है? ह्यूरोज। सबसे पहली बात आती है झांसी में विद्रोह कर कौन रहा है? झांसी में विद्रोह कर रहे हैं रानी झांसी, यानी कि लक्ष्मी बाई।
कौन विद्रोह कर रहा है? रानी लक्ष्मीबाई वहां पर विद्रोह कर रहे हैं। ठीक है, अब बात आ रही है कि इस विद्रोह को दबाया किसने है, तो ये था जनरल ह्यूरोज, जिसने रानी झांसी को इस विद्रोह में दबाया। और आपको जानकर हैरत होगी कि इसी जनरल ह्यूरोज ने महारानी झांसी की प्रशंसा में ये कहा था, जानते हैं क्या कहा था? कहा था कि यहाँ सिपाहियों में सोई हुई है अकेली मर्द है, इनकी प्रशंसा में। इतनी वीरता से लड़ी रानी झांसी लक्ष्मीबाई के जिस अंग्रेज अधिकारी ने उनको हराया, उन्होंने ही उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की है, जनरल ह्यूरोज। ठीक है, हडसन का हमने पिछले प्रश्न में देख ही लिया है। ठीक है, विंसेंट टेलर जो थे ये आपके कुंवर सिंह के, ये आपके बिहार में थे। कहां पर दबाने वाले थे? इन्होंने बिहार में विद्रोह को दबाया था। हडसन ने दिल्ली में दबाया था विद्रोह को, और ह्यूरोज ने कहां दबाया है? झांसी में विद्रोह को दबाया है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि अंग्रेजों ने भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की थी? हम ये तो सब जानते हैं कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग होता था, वो राइफल थी एनफील्ड राइफल। लेकिन वो एनफील्ड राइफल अंग्रेज जो थे वो सेना में कब लेके आए? तो अंग्रेज इसको लेकर के आए थे नवंबर 1856 में लेकर के आए हैं। कब लेकर के आए हैं? नवंबर 1856 में लेके आए हैं। तो आपको ये बात भी याद रखनी चाहिए। इन्हीं एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग होता था, जिसको प्रयोग करने से सिपाहियों ने मना कर दिया और विद्रोह को अंजाम दे दिया। ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारे यहाँ पर। अगला सवाल हो गया, अब देखते हैं अगला सवाल, और वो अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार थे? मैंने आपको इसका जवाब शायद पिछले प्रश्न में ही डिस्कस करते हुए बता दिया कि कौन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। तो ये थे आपके एसएन सेन, जिनकी बुक लिखी थी इन्होंने इनकी बुक है 1857। इनकी बुक का नाम है, इन्होंने ये बुक लिखी थी। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं, और अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों द्वारा लड़ाकू जातियां घोषित की गई? किसे? अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति के तहत ही 1857 की क्रांति में जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, जिन्होंने अंग्रेजों की ओर से लड़ाई लड़ी, उन्हें लड़ाकू जातियां घोषित किया गया और बाकी जातियों को अलग कर दिया गया। यहां पर जाति के आधार पर भेदभाव की कोशिश की गई। तो अंग्रेजों ने किन्हें, पूछ रहा है कि लड़ाकू जातियां कौन कौन सी भी जातियां थीं जिन्हें लड़ाकू जातियां घोषित किया गया? तो इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर है सिख, गोरखा और पठान। इनको उन्होंने लड़ाकू जातियां घोषित किया था। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं, और अगला सवाल है हमारा, शायद सवालों का समापन हो गया है इस सवाल के साथ ही। तो इस सवाल के साथ ही आज के हमारे ये क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। तो 1857 की क्रांति के संबंध में हमने एमसीक्यू डिस्कशन आज कर लिया है। इसको लेकर के आप लोग अच्छे से याद रखेंगे इन प्रश्नों को। मैं पहले भी कह चुका हूं कि आप लोगों को टॉपिक कराऊंगा, स्टडी कराऊंगा उस टॉपिक की, उसको पढ़ाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। देन आफ्टर उसके बाद हम बात करेंगे उसके एमसीक्यूज की क्वेश्चन। जीवन में हमेशा याद रखिए, सिर्फ पढ़ते रहने से ही कुछ हासिल नहीं होने वाला है, उन चीज़ों को अप्लाई भी करना होगा, यानी प्रैक्टिस भी करनी होगी। जैसे लोग मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ऐसे ही आप स्टडी करिए, रीडिंग करिए और उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, हमेशा के लिए दिमाग में छप जाएंगे। तो आज मैंने जो काम अपना कर दिया है, आगे आप भी ये काम कर लेंगे। थैंक यू, आज के लिए पर्याप्त है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, अगले टॉपिक के साथ।